यूरिसनेट दिसंबर 2025 पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन देने के बाद अधिकतर विद्यार्थियों के जुबान पर एक ही बात थी कि आउट ऑफ द सिलेबस। बहुत सारे सवाल जो है सिलेबस के बाहर से आए, जिसका सिलेबस से ना कोई और है, ना कोई छोर है, ना कोई कनेक्शन है। बस एनटीए ने पेपर में डाल दिए गए हैं, फैक्ट से भरा हुआ पेपर और दुनिया भर की समस्याएं। अगर आप क्वेश्चन भी देखना चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, ऐसे ऐसे सवाल जिसका सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं, ऐसे टॉपिक जिनको सिलेबस में कभी कहीं स्पेसिफिकली जिक्र नहीं किया गया, ना कोई कनेक्शन भी नहीं। ओके, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए। ओके, ना बात यह कि ये सवाल पूछे गए, जो भी हुआ, पेपर कैसा भी आया, बट उसके बाद रिजल्ट भी आया, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। बट आप कहां पे है अभी? ओके, सवाल ये हो रहा है कि अब जून 2026 के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है? क्या वही एनटीए ने, जो यूजीसी ने जो पुराना सिलेबस दे रखा है उसके भरोसे पढ़ते रहे, उससे क्या हो जाएगा कि क्या करना पड़ेगा? तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बिकॉज इस वीडियो में बिल्कुल सटीक रूप से एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बाइफरकेशन करके मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या नई चीजें जो है, ठीक है, मतलब सिलेबस एनटीए, मतलब यूजीसी की तरफ से तो नया सिलेबस नहीं दिया गया, परंतु एनटीए बार बार कुछ ना कुछ नए सवाल, नए टॉपिक्स ऐड करते जा रहा है, और वो चीजें अगर हमको नहीं पता होंगी तो हमारी प्रिपरेशन सही नहीं होगी, और सही नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जून 2026 में आपको नेट और जीआरएफ मिले तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा, यही मेरा सजेशन है। बाकी एक एक करके मैं सिस्टमेटिकली आपको आसान तरीके से समझाता हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, टॉपिक्स में, क्वेश्चन पैटर्न में, कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से भी वो किस प्रकार की विशेष जानकारी पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ और पढ़ रहे हैं बट वो इन्फॉर्मेशन कुछ और पूछ रहे हैं उसमें से। सो वो सब जो आपका फोकस एरिया है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन, वो चेंज करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत क्रूशियल है। ओके, सो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न ट्रेंड के बेसिस पर जो नया सिलेबस है, अगेन यूजीसी अपनी तरफ से तो नया सिलेबस नहीं दे रही, बट पेपर्स के ट्रेंड को समझते हुए, पीवाईक्यू के ट्रेंड को समझते हुए हमको एक नए सिलेबस की आवश्यकता है, एक नई अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करेंगे चेंजेस क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अगर मैं इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करूं, सबसे पहले यूनिट वाइज क्वेश्चन रेशियो, जैसे पिछली बार के एग्जाम में भी था कि बहुत ज्यादा यूनिट 5 यूनिट 6 से क्वेश्चन आते, यूनिट 7 से, मतलब इंडियन पॉलिटी से या फिर कंपैरेटिव सर्विस आपके इंटरनेशनल रिलेशन से, तो वही रहा। इस बार थोड़ा सा कुछ ये भी किया कि पब्लिक एडमिशन को टोटली गायब कर दिया, कंपैरेटिव के क्वेश्चन जोड़ लिए, लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशन के काफी सारे क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो वो सारे यूनिट्स का रेशियो बराबर नहीं है, ये अभी भी वैसे ही सिस्टम है, और मेजरली फोकस कर रहे हैं वो यूनिट 5 यूनिट 7, ये यूनिट ज्यादा फोकस में, और बाकी यूनिट में भी चेंज करते रहते हैं। जैसे इस बार पबेट बिल्कुल नहीं पूछा, कंपैरेटिव को ज्यादा ले लिया, तो हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चेंज क्या है कि क्वेश्चन पैटर्न। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। ओके, इस पे मुझे अलग से आपसे बात करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन पैटर्न में जो है एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला है कि क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पैटर्न का चेंज भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन पैटर्न किस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तीसरी चीज जो चेंज है कि चेंज ड्यू टू द शिफ्ट इन फोकस एरिया, कि टॉपिक वही है सिलेबस के, बट उनमें से कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई विशेष प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर के बारे में पढ़ना है, बट इस बार उन्होंने फीचर ना पूछ के उन कंट्रीज के लेजिस्लेचर, उनकी विधायिका के एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पूछ ली कि कहां पे कितनी सीटें हैं। तो फोकस एरिया चेंज कर दिया कि वहां की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जगह फैक्ट पूछ लिया उसके बारे में जानकारी। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक और चेंज है कि चेंज ड्यू टू द यूनिट वाइज टॉपिक अपडेट। ओके, तो हर यूनिट में कुछ कुछ नए टॉपिक्स ऐड करते जा रहे हैं हर बार। अगेन वो सिलेबस में ऐड नहीं हो रहा है, बट पीवाईक्यू में अपडेट होते हैं, जिसको हम आउट ऑफ द सिलेबस के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमको समझनी है ना। सबसे पहले तो बात आती है कि जो चेंजेस देखने को मिले उसको समझ लिया। सबसे पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन को इस बार जोड़ दिया गया, जो पिछले 2 एग्जामिनेशन से नहीं थे। ठीक है, उनको असर्शन रीजन को जोड़ा गया। दूसरा, इसके अलावा क्रोनोलॉजी में भी एक नई चीज की कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, कि कालक्रम वाले सवाल तो साथ साथ उसके असेंडिंग डिसेंडिंग भी एक अपने आप में एक नई समस्या बन गई, जहां पे आपको एक अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा अगले एग्जामिनेशन तैयारी की, जब तैयार करे क्रोनोलॉजी तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहे। 80% क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड थे। ठीक है, अगर पूरे पेपर को देखा जाए तो उसमें जो आपके लेट्स से 67 क्वेश्चन एग्जैक्टली, मतलब 10 क्वेश्चन तो आपके किसके होते हैं, लेट्स से कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। ओके, तो बचे हुए 90 सवालों में से 70 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से भरे हुए थे और कुछ नहीं था। ये सिचुएशन है, एंड स्पेसिफिक डेट तक पूछने में पहुंच गए। ठीक है, इस बार तो उन्होंने क्या किया कि अभी तक क्या ईयर पूछ लिया किसी का, ये यहां तक चलता था, बट अब स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक महीना तक पूछने का प्रयास किया गया। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे सबके ऑलमोस्ट सबके ईयर से मैं एग्जैक्ट उन्होंने पूछ लिया कि भाई तारीख क्या है। ठीक है,
अर्मेनियन जीनोसाइड की, या फिर यूएस प्रेसिडेंट ने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया तो उसका एग्जैक्ट डेट बताइए, सबके ऑलमोस्ट 18 18 18, तो ये तो पता है बट अब उसमें एग्जैक्ट डेट बताइए, फाइन। तो ये इस तरीके से एग्जैक्ट डेट पे पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, फाइन। सो यह फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अगेन इसका भी स्पेसिफिक डेट। सो ये एक नया चेंज किया, वो ईयर्स के साथ साथ डेट और मंथ तक भी पहुंच रहे हैं। मतलब एनटीए चाहता है, अगेन मेरा आपसे नाम रख देना चाहिए, नेशनल क्रोनोलॉजी टेस्टिंग एजेंसी या फिर नेशनल रट्टू तोता टेस्टिंग एजेंसी, की कौन कितना ज्यादा रट सकता है। ओके, नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बट जिस प्रकार का पेपर बन रहा है वो लग रहा है कि बस कौन देश में सबसे बड़ा रट्टू तोता बन सकता है, कौन कितना ज्यादा रट सकता है, यही प्रतिभा चेक की जा रही है। ठीक है ना। अब जो भी एनटीए कर रहा है उसके खिलाफ तो डेफिनेटली हम कार्रवाई कर ही रहे हैं, कि एनटीए से पहले भी हम लोगों ने मिलकर अपील भी की है, यूडीसी को भी बताया कि पेपर जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से बाहर जा रहा है, सिर्फ फैक्ट भर दिए जा रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो ये एक प्रयास जारी है जिसमें मैं आगे कार्यरत लगा रहूंगा, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करते जा रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने कदम उठा सकते हैं, एनटीए को बोल सकते हैं। बट इन सब चीजों के बावजूद हमको एग्जामिनेशन वही देना है जून में भी, जो कि एनटीए ही पेपर बनाएगा, और इसलिए अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना है। ओके, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन। ओके, सो अब बात आती है कि आप प्रिपेयर कैसे करें। ओके नाउ, तो अब एक करके थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं, वो आपको सिस्टमेटिकली समझ में आ गया। अब बात आती है कि अब करना क्या है। ठीक है, सो पहली बात तो ये मत सोचिए कि सिलेबस ही एक मैंडेट है, वो जस्ट इट्स बेसिकली, और वी कैन से इट्स जस्ट अ मेन्यू। ओके, इंफॉर्मेशन है, वो मैंडेट नहीं कि ये सब कुछ सिलेबस में इसके हिसाब से आपको पढ़ना है, फाइन। वहां पे आपको बस ये देखना है कि हाँ ठीक है, अच्छा ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक। ओके, सिलेबस, ओके, बस उसको देख के चलिए। बाकी जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो पीवाईक्यू ओरिएंटेड होकर करनी पड़ेगी, और स्पेशली उसमें एस्पेक्ट रहता है आपका कि एक सिलेक्शन जोन आपको ढूंढना है, कि पीवाईक्यू की थीम को देख के कि व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट कैन बी आस्क्ड। ओके, क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है, ये आपका अप्रोच पूरे आने वाले महीनों में होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली गारंटीड सिलेक्शन होगा। जैसे इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थियों का, ओके, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर भी किए, इतने कठिन पेपर के बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोर स्टूडेंट्स ने किए, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको एक तरीका बदलना पड़ेगा, आपको उस एनटीए की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको एनटीए की तरफ से नेट जेआरएफ का अवार्ड लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से कहीं ना कहीं, अगेन वो सही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो सही है, वो गलत है। पॉलिटिकल साइंस की एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस विषय का मर्डर हो रहा है वहां पे, बट मजबूरी है, तो उस मजबूरी में परिस्थिति में जो 6 महीने आगे पढ़ेंगे वो उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ना है। ठीक है ना। अब जरा मैं आपको यूनिट बाय यूनिट बताता हूं कि किस किस यूनिट में क्या क्या चीजें देखने को मिली है, कहीं पे पैटर्न चेंज, कहीं पे टॉपिक चेंज। ओके नाउ, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी से सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली थे, वैसे भी गिने चुने क्वेश्चन आए थे, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए, वहां पे ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं था। जैसे डीकंस्ट्रक्शन का पूछ लिया, किससे रिलेटेड है, या फिर एक दो फेमिनिस्ट थिंकर का पूछ लिया, बस ऐसे कोई बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट से तो नाम मात्र के एक या दो तीन क्वेश्चन ही थे, बट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन अगर आया तो उन्होंने मेजरली क्या पूछा, मेजर लाइफ इवेंट्स ऑफ द इंडियन थिंकर्स इन अ क्रोनोलॉजी। जैसे कि सावरकर का भी पूछा गया और विवेकानंद। ओके, तो दो क्वेश्चन आए थे, विवेकानंद और सावरकर दोनों के जीवन से संबंधित घटनाएं। तो अब पॉलिटिकल थिंकर ने क्या थॉट दिया है, क्या आइडिया, वो नहीं, उनके लाइफ इवेंट्स को जो है अरेंज करने के लिए पूछा जा रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, तो ये फोकस एरिया आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें पढ़िएगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, बट ये साथ में अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके ना। इसी तरीके से अगर मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करूं, ओके, तो मैं ये अपडेट्स बता रहा हूं आपको यूनिट वाइज कि इसमें क्या अपडेट है। यूनिट नंबर 4 में तो अगर आप देखें अप्रोचेस में, वैसे आपको 4 अप्रोचेस दिए हैं, बट उन्होंने सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, ये भी है। कोलोनिज्म, डीकोलोनाइजेशन वैसे टॉपिक से देखा जाए तो क्रोनोलॉजी ऑफ कंट्री वाइज, ओके, ये भी पिछले बार पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा कि अलग अलग देशों में उपनिवेशवाद कब समाप्त हुआ, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड देयर लेजिस्लेशन, अलग अलग देश और उनकी विधानसभा, अब तो विधान मंडल के साथ साथ उनकी विधानमंडल की स्ट्रेंथ भी। जैसे कि इस बार ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया उन्होंने, स्विट्जरलैंड का पूछा, तो स्पेसिफिक फ्रांस का पूछा और आपका ऑस्ट्रेलिया का पूछा कि उनकी कितनी संख्या है, कितने सांसद होते हैं, कितने सांसद होते हैं, तो वो स्पेसिफिक। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंट्रीज अलग अलग देशों में, सो थियोरेटिकल पार्ट में से कनेक्ट करके उसको फैक्चुअल की तरफ ले जाने का प्रयास जो है किया जाता है। तो कंपैरेटिव में कुछ कुछ नए टॉपिक जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है नाउ, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं इंटरनेशनल रिलेशन के भी आपको बताता हूं, बट उससे पहले एक छोटी सी गुड इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे अभी एक विशेष सुपर पावर प्ले सेल चल रही है, जिसमें जो भी विद्यार्थी चाहते हैं जून एग्जामिनेशन की तैयारी करना, उनके लिए बहुत स्पेशल ऑफर है, जहां पे गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में लास्ट 1000 सीट्स बची है एडमिशन के लिए। तो अभी प्राइस भी कम कर दिया गया है डिस्काउंटेड प्राइस पे, और साथ साथ आपको स्पेशल मौका मिलेगा 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस विद द टीचर। ओके, फर्स्ट 100
स्टूडेंट। ओके, तो जो भी इन 2 दिनों में, आज और कल में एडमिशन लेगा, ठीक है, आज मतलब 20 तारीख और 21 तारीख में जो भी एडमिशन लेगा, उनमें से जो सबसे पहले 100 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पर्सनल गाइडेंस जो है टीचर्स की तरफ से दिया जाएगा, जहां पे आप उनको पूरा प्रॉपर अच्छा से कॉल के थ्रू जो है कनेक्ट करके एक बार टीचर गाइड करेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक सिस्टमेटिक वे से सबको सारी चीजें समझाई जाएंगी। ओके, और बाकी स्पिन द व्हील का ऑप्शन भी है, तो ठीक है। जाओ अब इन ऑफर्स के बारे में सबसे आखिरी में एक बार देख लेंगे जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं। बट अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन में तो धमा चौकड़ी मचा रखी है। सिलेबस में जो चीजें कहीं जिक्र नहीं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वॉर, क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, ये सब कहीं हमारे सिलेबस में नहीं है। बट ये सब पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजी में, असर्शन रीजन में, अलग अलग तरीके से। ओके, बहुत सारे इवेंट्स, एक्टिविटीज जो भी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में हुई है, जो भी रिवॉल्यूशंस में, वो सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ट्रीटीज, एग्रीमेंट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये तो आती ही हर बार, ठीक है। इसके बाद अगेन ये सारी चीजें भी सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली से कनेक्ट करके देते जा रहे हैं, ठीक है, फाइन। या फिर आपका यूनाइटेड नेशन में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्रोनोलॉजी है, पीस कीपिंग मिशन की रेगुलरली आ रही है आपकी, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्षेत्रीय संगठन से इस बार 2-3 क्वेश्चन आए, जिसमें उनके मेंबर्स के नाम, उनका फॉर्मेशन का ईयर, या फिर उनको अरेंज कर दिए सीक्वेंस में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो आप जो पढ़े, तो आप सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन नहीं, उनके साथ साथ कैसे स्ट्रक्चर है वो सब नहीं, बट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ज्यादा फोकस करते हुए हमको कवर करना है। सिमिलरली इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ आल्सो दिस यूनिट में भी से भी इस बार तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन आए, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आपने देखा, ऐसे तो बहुत सारी जो चीजें जो सिलेबस में डायरेक्टली कहीं कनेक्टेड नहीं है, बट उसको पीछे से कनेक्ट करके इंडियन पॉलिटी से थोड़ा सा पुराना कनेक्ट करके कि भाई बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ लिया, तो इस प्रकार की चीजें जो है एड अप की गई है। बट अगेन जैसे कि इस बार अगर आपको याद होगा, फेडरल रेलवे अथॉरिटी का एक क्वेश्चन पूछा, तो वो कहां से आया, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सो इस तरीके से थोड़ा सा और फर्दर डीप इन वो घुस रहे हैं जो टॉपिक्स सिलेबस में अगेन ये भी नहीं दिया है, बट सिलेबस में दिखाया गया कॉलोनियल लीगेसी की औपनिवेशिक काल में जो जो कानून वगैरह बने, तो ठीक है उनका बारे में पढ़ना, बट उसमें और ज्यादा डीप जाके कि अच्छा रेलवे या फिर पुलिस रिफॉर्म भी क्वेश्चन वगैरह आए, तो इस प्रकार से आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। चलिए, तो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा एक हिंट दे दिया है कि पेपर को जितना अच्छे से एनालाइज करेंगे, जैसे एक प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने आपको स्ट्रक्चर वे में बताया कि कहां कहां क्या क्या नए अपडेट्स है। ओके, ये कुछ नई चीजें हैं जो सिलेबस में सीधे तौर पे नहीं लिखी है, बट ये अब ऐड हो चुकी है, और उनका आपको ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन में, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी और सफलता भी आपकी अधूरी ही रहेगी, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखें, और बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे अभी अपना एडमिशन करवा लीजिए, बिकॉज सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर गाइडेंस है, बिकॉज इतनी सारी चीजें मैनेज करनी है, ठीक है, फाइन। सो आपको सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना है कि प्रीवियस पेपर से के बेसिस पर फिल्टर कीजिए, स्टिक टू द फाइनाइट रिसोर्स, सही रिसोर्स के साथ प्रिपरेशन कीजिए, टारगेटेड रिवीजन, यूनिट वाइज होगा आपका, स्कोर मैनेजमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और एग्जाम हॉल में काम एंड कंपोज मेंटेन करना। ओके, ये सब चीजें रहेंगी, तो सिलेक्शन, जैसे कि इन सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है इतने कठिन पेपर के बावजूद, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेट क्रैक किया है, जीआरएफ क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं। बट इन चीजों का ध्यान रखिए, जो मैंने सिस्टमेटिकली पेपर को बाइफरकेट करके दिखाया, आप भी अपने लेवल पे एनालाइज कीजिए पेपर को, और साथ साथ फिर जो है एक सही गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर चल ही रहा है, जो आपका सुपर पावर प्ले सेल चल रही है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं, मल्टीपल फीचर्स है, और इसके अलावा प्राइस भी बहुत ड्रॉप है, प्राइस में भी एक बार बता देता हूं, ठीक है। सो 1-on-1 पर्सन गाइडेंस का है, 1000 सीट्स यहां बची है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में, और बाकी जो भी एडमिशन लेगा उसको 1 से लेकर 100% तक कैशबैक का भी है, जो कि सेम टाइम मतलब एडमिशन लेने के तुरंत बाद आप स्पिन द व्हील कर सकते हैं और आपको कैशबैक आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सो अभी स्पेशली ऑफर क्या है, जो नॉर्मल एडमिशन लेना है यूजीसी नेट में, उसमें आपको ऑफर क्या है कि जून तक का एडमिशन सिर्फ 6,999 में मिल रहा है, मतलब 7,000 में, और अगर दिसंबर तक का एडमिशन है तो 6 महीने एक्स्ट्रा, और वो प्राइस भी उसका बहुत कम, मतलब इसमें ज्यादा फायदा है, ठीक है। 8,500 में जो है आपको दिसंबर 2026 से लेके 6 मंथ, मतलब 1.5 साल का एडमिशन मिल रहा है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, तो बहुत वैलिडिटी एक्स्ट्रा है, प्राइस कम है नॉर्मल यूजीसी नेट बैच में। ओके, नाउ इसमें फाउंडेशन बैच और बाकी सारे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह आते हैं। नाउ अब इसके बाद आता है जो बूस्टर है, आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है, सॉरी। ओके, सो जीएसपी जो बैच है, इसके प्राइस भी रिड्यूस कर दिए गए, विदाउट बुक 8,500, विद बुक स्टैंडर्ड मेंटरशिप 9,500, प्रायोरिटी मेंटरशिप विदाउट बुक 8,000 मतलब 9,000 रुपए, एंड प्रायोरिटी मेंटरशिप विद बुक्स, अगेन बुक्स आर ओनली इन इंग्लिश मीडियम। ओके, एक चीज बताता हूँ, बुक्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ही बुक वाला प्लान लीजिएगा, तो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है, फाइन। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप क्लिक करें,
या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और कूपन कोड अप्लाई करके अपना एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, फाइन। सो जो चीजें बताई है उनका ध्यान रखिएगा। गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में बहुत सारी एडिशनल चीजें होती है, इसलिए इसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है कंपैरेटिव टू द नॉर्मल फाउंडेशन बैच। ओके, फाइन। सो उन सब चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन जो है सिस्टमेटिक वे में जून 2026 के लिए करना स्टार्ट कीजिए। एंड बाकी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड स्टे सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस के टाइमिंग लिखे हुए हैं यहाँ पे, फ्री क्लासेस, ठीक है, कब कब होती है। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको सारी चीजों की अपडेट मिलती रहती है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज जो जो चीजें वीडियो में बताई गई हैं, क्या क्या नए अपडेट्स है, कैसे कैसे सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब थोड़ा ध्यान रखिए और उनको इंक्लूड करते हुए अपनी तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।